हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलकराज सिंह 10+12 में। देखते हैं बेटा, देखो क्या है ये बेटा। पिछले वर्ष जो कक्षा 10 का एग्जाम पेपर है, कौन सा है? 2023 का पेपर है बेटा, गणित का है। और इसका सेट जो नंबर था 822 और जेड है, ठीक है ना। जो संकेतांक होता है वो इसका कितना है? 822 जेड। पिछले वर्ष का यूपी बोर्ड परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है ये बेटा कक्षा 10 का क्या मैथमेटिक्स। देखो बेटा, मैंने तुम्हें यहां इधर देखेंगे बेटा, मैंने पूरा ये शुरू के 20 क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में 20 कराऊंगा और अगले में जितने भी हैं भाई 2 वीडियो बनानी पड़ेंगे क्योंकि वीडियो हो जाती है बहुत बड़ी। ठीक है, शुरू से और लास्ट तक देखें। और बेटा इस बात का आप विश्वास रखना कि देखो क्वेश्चन हर साल वही आते हैं, थोड़ा थोड़ा भाई न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है पर पैटर्न तो लगभग वही रहता है, सिलेबस वही है ना। तो फिर सब कुछ थोड़ा सा चेंज होकर और बाकी की सब होगा। जैसे ये पहला सवाल है बेटा, आज तक जितने क्वेश्चन पेपर है छपता है। द्विघात समीकरण इतने का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। अब देखो तुम लोग सब जानते हो विभक्त कर का क्या फॉर्मूला है बेटा? विभक्त कर का है विभक्त कर बराबर b² - 4ac। बस कुछ ना करना होता है, इसमें हमें वैल्यू निकालनी थी, इसमें वैल्यू रख के और आंसर देना था। ठीक है, अब आप सब लोग जानते होगे बेटा जो एबीसी की वैल्यू चाहिए। अब ए कहां मिलता है? x² के गुणा में, बी कहां मिलता है? x के गुणा में, बाकी की सीधा रखा हुआ सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ए कितना मिल गया आपको? 3, बी कितना मिल गया? -6 और सी कितना मिल गया? 4। अरे भी उसमें रखो वैल्यू, फिर क्या रखा है? देखो यहां क्या रखोगे? -6 का स्क्वायर -4 और ए की जगह कितना रखा? 3 और सी की जगह कितना? 4। कुल मिलाए के माइनस का वर्ग होता है प्लस, 6 का वर्ग होता है 36 माइनस ये हो गया 12, 4 तिया 12, 12 चौका 48। कुल मिलाए के 48 में से 12 गए, बचे -12 और आंसर कितना आ गया? -12। एक नंबर ऐसा समझ लो आपके खाते में निश्चित आएगा। क्या रखना है आपको? एबीसी आप जानते हो, द्विघात समीकरण से कैसे छांटेंगे बेटा? द्विघात समीकरण का ऐसे रूप होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। तो एबीसी छांट लोगे सवाल से, ठीक है ना। जैसे ही एबीसी छट रहा है आपको क्या याद होना चाहिए? विभक्त कर का सूत्र याद होना चाहिए, b² - 4ac बराबर ये विभक्त कर बराबर b² - 4ac। एबीसी की वैल्यू रखो, निश्चित फिर से आएगा सवाल एक। चलो देखते हैं आगे। अगला क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बहुत छोटा सवाल, सही है। कभी कभार देखो बेटा आप लोगों का बेस क्लियर है तो आपको कोई कठिनाई ना है। देखो सवाल में क्या कह रहे हैं? समीकरण 3x प्लस के 2y बराबर 6, इसका हल है। अब बेटा हल कैसे होंगे? 2, अरे क्योंकि 2 चर रैखिक समीकरण है ना, 2 चर। अब हमें पता बड़े बहुत जल्दी आंसर दे सकते थे भाई, पहले x का मान दोगे फिर y का। तो यहां पे क्लियर हो गया था ये आंसर और ये आंसर तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि सब पहले ही बता रहे हैं y का मान निकल चुका है, क्या 0 निकल चुका है। तो ये और ये आंसर तो हो ही ना सकते क्योंकि इसमें y का मान 2 है और इसमें y का मान 3 है। फिर क्या करे? बस कुछ ना, सवाल में जहां y दिख रही है वहां 0 रख दो। तो रखोगे यहां 3x ऐसे ही प्लस के 2, y का मान यहां 0 और बराबर कितना है बेटा? 6। सही, ये 0 हो गया। इधर 3x बराबर 6, x बराबर 6/3, 3 दूनी 6 यानी कि x बराबर 2। हल क्या हो जाता? 2,0। इस तरीके से आंसर आपका ए। एक और नंबर आपके खाते में ऐसे समझ लो, अगर आप भी होते पिछले साल, आने वाले साल में भी कुछ और थोड़ा ही ना होगा। अरे ऐसे ही सवाल होते हैं, अगर ये जानते हो आप तो समझ लो काफी हद तक आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगी। आओ बेटा सवाल क्या है? बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है। अब बेटा आपको मध्य बिंदु वाला नियम याद होना चाहिए। देखो एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है। मुझे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा कि कहो तो जरा सी देर में कर दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा देखो कैसा क्या है।
ये x1 है और ये y1 है, और ये x2 है और ये y1 y2 है। यहाँ पे पता है ये इनका क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो इन तीनों में हमें क्या होता है, रिलेशन पता है। क्या होता है, रिलेशन। कैसे पता है बेटा, क्या करते हैं हम, देखो ये जो मध्य बिंदु है तो उस कंडीशन में हमें पता है ये जो मान होता है मध्य बिंदु का ये वाला, वो दोनों एक्सों को जोड़ के होता है, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा यहाँ क्या करोगे, y1 प्लस के y2 अपॉन 2। समझ रहे हो ना, ये y का मान आ गया और ये x का आ गया, ठीक है ना। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखूंगा मैं y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। अरे ये क्या है, मध्य बिंदु वाला रिलेशन है ना, मध्य बिंदु वाला सूत्र है। तो अब देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ कोई जरूरी ना है दोनों, ये आपको दोनों वैल्यू का रिलेशन लगाएं। हम देख रहे हैं क्या, वो क्या कह रहे हैं बेटा, ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, और ये x हो गया और ये y हो गया। अब हमें एल्फा का ही तो मान निकालना है, तो इस सूत्र को क्यों लगाओगे बेटा, अरे हमारा तो x से ही काम चल रहा है। देखो यहां लिखूंगा मैं क्या, इसकी जगह क्या लिखूंगा, एल्फा बटे 8, ठीक। यहां लिखूंगा x1 प्लस, यानी कि इतने प्लस इतने, तो माइनस के 4, और x2 का मान कितना है बेटा, ये x1 y1 x2 y2, ये x और ये y। तो यहाँ पर x2 का मान कितना रखूंगा बेटा, मैं 5 रखूंगा, और अपॉन 2, ठीक है। अब देखो एल्फा अपॉन 8, उधर बटे में 2 बच रहे हैं, 5 में से बेटा 4 गए तो कितना बचा, 1 बटे की चीज उधर पहुंचा दो, क्योंकि हमें तो एल्फा निकालना है। तो उधर 1 बटे 2 थे, उधर 8 पहुंचे, इससे कटा कितने बार, 4 बार, तो एल्फा का मान कितना आ गया, 4। ये आ जाता आपका, ठीक है। आ रही बात समझ में, बेस क्लियर रखना अपना, मध्य बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सब सूत्र आपको क्या है, इनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इतने जल्दी आप इसका क्या कर सकते थे। आओ बेटा अगले सवालों में, देखो पढ़ के देखो चौथा सवाल क्या है बेटा। चौथा सवाल देखते हैं, आप लोग देखें फिर देखें कि आपसे आ रहा या नहीं। बेटा यदि आपसे आ रहा है, ये पहली बार में ही आपको समझ में आ रहा है, तो समझ लो आप लोग बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच गए, और अपनी पढ़ाई को क्या है इसी तरह से जारी रखो। और नहीं आ रहा है तो आपसे कहा ना आ रहा है, बस इतनी कोशिश कर लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना है कि ये पेपर है साहब हमसे इस समय ही 100% आना चाहिए। अभी काफी दिन है परीक्षा के, अगर जो ना आ रहा है आप इस तैयारी कर लो कि हम ये और करें। चलो देखते हैं बेटा चौथा सवाल, देख रहे हैं चौथा सवाल, बिल्कुल हमने तुम्हें बताया बेस क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। वो कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में ए बी इतना, ए सी इतना और बी सी इतना, और तो बी का मान ज्ञात करो। अब देखो थोड़ा सा यहां पर देखेंगे, यहां हमें देखना ये होगा बेटा इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 12, छोटी छोटी भुजा ये है। देखो वैसे मैं तुम्हें इसका बता दूं कि ज्यादातर जब ऐसा सवाल आएगा तो कोण आपका 90 अंश आएगा। कितना आएगा, 90। क्यों, क्योंकि आप सब कुछ जानना चाह रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इनको पाइथागोरस प्रमेय याद है या ना है। यदि याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। कैसे बेटा, देखो बेटा इन सभी भुजाओं की वर्गों का वर्ग करके देखो, इसका कितना वर्ग करो, देखो 6 का हो गया 36, कितना हो गया 36, और बेटा चलो इधर इनके हमें बहुत लॉन्ग मेथड थोड़ा इनत लगानी है, हमें तो आंसर देना है। 6 का हो गया 36 और 36 दिया होते हैं 108, ये आया 108, इसका वर्ग करके कितना आया 108। अब इसका करो कितना आ रहा है बेटा, ये है 12 का करोगे तो 144, कितना करेंगे बेटा 144। बस एक सेकंड रुको, देखो आपको क्या करना है बेटा, इनके वर्ग कर लेने हैं। देखो 6 का कितना हो गया 36, कितना हो गया बेटा 6 का हो गया 36, 6 का जो हो गया 36 और गुणा इसका वर्ग करोगे बेटा इसका, तो ये हो जाएगा वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो कितना आया 3, तो 36 दिया कितने होते हैं 108। इसका वर्ग करोगे तो 144, इसका वर्ग करोगे तो 36, कितना आ गया। अब तीनों के वर्ग देखो तो ये देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा है ना। अब इन दोनों का योग करके देखो तो इन दोनों का वर्ग भी 144,
जब दो भुजाओं के वर्गों का योग और तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है, समझ लो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। इसका मतलब है अपनी तरफ से एक त्रिभुज बना लो। क्या बना लो? त्रिभुज। सबसे बड़ी भुजा आप जानते हो कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे कौन सी बता रहे हैं? वो बेटा कौन सी बता रहे थे? सबसे बड़ी भुजा AC है। क्या है? AC, क्योंकि ये 12 है। अब ये 6 वर्गमूल 3 रहने दो, और ये कितना हो गया? 6। क्या फर्क पड़ रहा है? अब निश्चित है ये B, तो ये सबसे बड़ी भुजा वाले के सामने वाला कोण कितना होगा? 90 अंश होगा। तो वो यही पूछ रहे थे, कोण B का मान ज्ञात करो। बेटा आंसर आ गया 90 अंश। समझ गए? यहां पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। वैसे तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ऐसे सवालों में जब दो निश्चित है कोई एक कोण कैसा होगा, एक कोण तो 90 अंश होगा, तो बेटा जो सबसे बड़ी भुजा है इसको छोड़ दो, ये 90 ना हो सकता, तीसरा वाला कोण 90 है। बस यही तो है भाई। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। तो कर्ण तो ये हो गया। अब इसके सामने वाला कोण 90 अंश होता है ना भाई, हम सब लोग जानते हैं। चलो खैर देखेंगे बेटा, और आओ आगे देखते हैं कौन से सवाल, देखते हैं आगे सवाल देखेंगे। आगे देखो बेटा कौन सा सवाल है ये, इस तरीके से। अब वो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इतने और इतने को विभाजित करने पर, जिससे इतने और इतने को विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? 8 और 5 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस वाली संख्या में से कितना घटा दें? 8, और इसमें से घटा दें कितना? 5, तो वो समान संख्या से कटनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं, और भाग देने पर 8 आ रहा है। इसका मतलब है 8 से पहली संख्या तो कट रही है, तो यहां पे बेटा इसमें से 8 घटा लो। इसमें से 8 घटाओगे तो 100 कितना हो जाएंगे? 70। ठीक। और बेटा इसमें से कौन से? इसमें से कितने घटाओ? इसमें बेटा इसमें से शेषफल घटाओ, 8 घटा दिया। इसमें से घटाओ कितना? 5, तो कितना आया? 65। इसका मतलब है वो 65 का तुमसे क्या मांग रहा है? 65 का HCF मांग रहा है। क्या मांग रहा है? HCF। फिर से देखेंगे, पता न लगता क्या कह रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मांग रहा है, जिससे इतने और इतने को भाग देने पर शेषफल 8 और 5 बचता है। हमने शेषफल हटा ही दिया बिल्कुल। इस वाली संख्या से भी हटा दो शेषफल, इसका मतलब संख्या रह गई 117। इस वाली संख्या से भी हटा दो आप LCM, वो शेषफल, तो रह गई कितनी? 65। अब ऐसी संख्या देख लो जिससे ये भी कट रहा हो और ये भी कट रहा हो, तो वैसे तो एक बात ध्यान रखोगे, बड़ा सिंपल है, इससे कट रहा है। कितने से? 13 नंबर 117 और 13 पंजे 65। कट रहा है ना? कट रहा है। और चाहो तो बेटा क्या कर लो, HCF आप जानते हो, गुणनखंड विधि से लगा दो भाई। 117 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 13 नंबर 117, और 65 के कितने हो जाएंगे? 65 के 13 गुणा 5, तो ऐसी संख्या कौन सी आ गई? 13 आ गई। अब 13 से यदि आप इसको भाग दोगे तो आपका शेषफल 8 बच रहा होगा, और 13 से इसको भाग दोगे तो 5 बच रहा होगा ना। तो एक और सिंपल है, देखो बेटा ये तो अपने बच्चों की कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कौन कितनी, वरना सीधे अगर कोई तरीका ना आ रहा तो सीधे कट करने की कोशिश करो। 15 से तो कटेगा ही ना, सही है? ये 15 से ना, अच्छा 14 से ये ना कट रहा, 17 से ये ना कट रहा, तो हमें पता है कि शेषफल मतलब विभाजित करने के बाद शेषफल इतने और इतने बचा ना। तो बिल्कुल सरल चीज है बेटा, जो शेषफल आए क्या आ जाए, जो शेषफल हो उसको उन संख्याओं में से घटा दो और उनका HCF ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे, और जो लेंगे तो वो संख्या ऐसी आएगी जो दोनों को काटने के बाद उतना शेषफल बचता होगा। समझ में आ गई बात? चलो बेटा समझाने का है, ना समझ में आए तो फिर देख लेना, कमेंट बॉक्स में रख दियो, मैं जो है क्या कहते हैं फिर से एक वीडियो और बनाऊं। ठीक है, 5वें का सवाल आ गया, 5वें का आंसर आ गया 13। आ जाओ बेटा आ गए। देखो क्या कह रहे हैं, देखिए ऐसे बच्चे टाइप के सवाल आते हैं जो तुम समझते हो तुम बहुत 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 बड़ी जो है। एक बात ध्यान रखना, गणित में बेस क्लियर होना चाहिए,
उससे आगे आपकी सोच डेवलप हो। ऐसा ना है कि बहुत बड़े बड़े सवाल कर लेते हो, सोचने लगे अरे यार हम तो बहुत बड़ा। अगर आपका बेस ना क्लियर है तो सब कुछ बेकार है। इसलिए बेस आता है, हाई स्कूल बेस ही है, समझ लो। देखो क्या कह रहा है छठा सवाल, बिल्कुल जरा सा सवाल है। यदि समीकरण इतने का एक मूल कितना है -2 तो के का मान ज्ञात करो। अरे मूल का मतलब क्या होता है, एक्स का मान दिया है ये, क्योंकि जो समीकरण के हल को ही क्या बोलते हैं, मूल। तो ये कह दिया उन्होंने कि इस समीकरण का एक मूल कितना है -2, के का मान ज्ञात करो। अरे जब एक मूल ये रखा है एक्स का मान, तो इसमें लगा दो ना, एक्स के मान इसमें लगाओगे तो के तो रह जाएगा, के का मान निकाल दियो। बस एक्स की जगह क्या रख दो, -2 इसका होल स्क्वायर और प्लस के गुणा -2 और -6 और बराबर क्या आ गया, 0। कुल मिलाकर के माइनस का वर्ग होता है प्लस, आप लोग जानते हो 2 का वर्ग हो गया 4, इसकी गुणा करोगे 2k आ जाएगा और -6 बराबर आ गया 0। -2 के ऐसे ही बेटा, ये -6 है, ये +4 है, 6 में से 4 गए, माइनस के कितने बच गए, 2 बराबर 0। अब ये तो एक चर रैखिक समीकरण बन गई, के का मान निकाल लो। यहाँ पर -2 के ऐसे ही, इसको उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, या के गुणा की चीज बटे में ले जाओ, तो ऊपर 2 लिखे थे, -2 आपने भेजे हैं, तो के बराबर क्या आ गया, माइनस का 1। इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, ये सवाल बढ़िया है, ये वाला। हालांकि कठिन सवाल नहीं है, लेकिन बेटा थोड़ा सा अच्छा सवाल है। मैं इसके लिए तुम्हें अलग से बताऊंगा थोड़ी चीज। क्या बताऊंगा, देखो बेटा समचतुर्भुज के बारे में आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। देखो जो समचतुर्भुज होता है, ये मैंने क्या है, एक समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, समान। ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। बेटा ये विकर्ण कहलाता है इसका D1। क्या है, इस वाले विकर्ण को क्या कह दो, D1 कह दो, और इस वाले विकर्ण को क्या कह दो, D2। अरे विकर्ण ही तो होते हैं ये D2 कह दो। तो बेटा इसका क्षेत्रफल कैसा होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 और D1 गुणा D2, यानी कि ये वाला सूत्र होता है, विकर्णों का गुणनफल का आधा कर दो, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो एक और बात बताते हैं इससे, क्या जो ये विकर्ण देख रहे हो ना आप, AC और BD, ये बेटा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। अगर ये सपोज करो ये 20 है तो ये 10 और ये भी 10, ये 50 है तो ये 25, ये 25, सही है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और असली बात सुनो, ये जो कोण होता है ना वो नभ्यांश होता है, समझ रहे हो ना, ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि अब तुम जान रहे हो बेटा, ये समचतुर्भुज है, सम का मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा कैसी होती है, समान। और ये वाला पार्ट बराबर होता है इसके और ये वाला पार्ट बराबर होता है इसके। और यहां बताइयो, यहां नभ्यांश हो गया ना, और जब ये नभ्यांश हो गया तो ये कण बन गया, इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, या इसको लंब मान लो, इसको आधार मान लो, कोई दिक्कत ना है। समझ गए, हम इसमें पाइथागोरस में लगा सके। अगर विकर्ण दे दिए तो तुम्हें भुजा मिल गई। कैसे मिल गई, देखो बेटा, यहां वो कह रहा है एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 12 सेमी और 16 सेमी है। ये पूरा 12 था, पूरा 12, तो ये कितना हो गया बेटा, 6, सही, और ये भी 6, ठीक। ये कितना था, 16 था, ये 16, तो ये 8 और ये 8। अब 8 और 6 में पाइथागोरस में लगाओगे तो कर्ण कितना आएगा, 10 आएगा ना, आएगा, बता, अरे 10 आएगा। 8 और 6 8 10 की ये क्या है, त्रिक है, अर्थात 6 8 और 10 में क्या पाइथागोरस में लगती है ना, लगती है। 6 6 36, 8 8 64, दोनों का जोड़ोगे 100 हो जाएगा, वो अकेला 100 है, सही है ना। तो अब ये देख लो, ये कितनी आ गई, 10, पाइथागोरस में लगा दी। आप सब जानते हो पाइथागोरस में क्या होती है, कर्ण। जब ये निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण का पूरे का वर्गमूल और उन दोनों के वर्ग, उनकी भुजाओं के वर्ग करो। यहाँ 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर,
बेटा 100 हो जाएगा ना, हो जाएगा। बाहर कितना आएगा 10, इसलिए समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ गई बेटा 10 सेमी आ गई। समझ रहे हो ना, ये चीज पता होनी चाहिए। जितना मैंने मुंह से बोला है ये सब आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही हो, इसका स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कैसे है, ये अकेला एक तरफ ए बी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर, इसको ओ मान लेते, ओ ए का स्क्वायर प्लस इसको मान ले तो ओ बी का स्क्वायर, यहां वैल्यू निकाल के आप ए बी तो निकाल देते। यही क्या है, समचतुर्भुज की भुजा है। अब देखो बेटा कोई कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छा सुंदर सुंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 20 क्वेश्चन आप उम्मीद करो कि आप 20 से 25 मिनट में निकाल दो। अगर क्योंकि कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ जरा सी देखते पे हो जाएंगे, कुछ को देर लगेगी। सही है, तो अब हम समझ गए इसकी भुजा कितनी आ गई 10 में। अब आओ बेटा देखो ये सवाल, ये बिल्कुल यार ऐसे समझो जैसा बच्चा टाइप सवाल है। बच्चा टाइप का मतलब है ऐसे समझो, जरा सा सोचा और आंसर। कैसे, आपको साइन कोस 10 की वैल्यू याद है ना, अरे साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, ना याद है क्या, अरे याद है ना, याद है तो लो। कैसे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का वर्गमूल 3/2 और साइन 90 का 1। अब कॉस में आप जानते हो, अच्छा दिखा दो, लो चलो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान कितना होता है बेटा 1/2 और साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 और साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अच्छा कॉस का, चलो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान वो जो साइन 60 का है वर्गमूल 3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान बेटा क्या होता है 1/2 और बेटा कॉस 90 का मान होता है 0। अरे यही तो होते हैं। चलो ना, अरे तुम्हें दिखाई ना दे रही है, चलो बहुत अच्छा, तो आप लोग मेरी आवाज तो सुन रहे हैं। अब देखो यही फंस गया, वो ये कह रहा था कि भाई साइन बराबर है कॉस के, तो किसका मान, और थीटा बता रही है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अरे इसका क्या मतलब है, वो ये कह रहे हैं कौन सा ऐसा कोण है जिस पर साइन कॉस आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, और ये कोण आपका 90 तक ही सोचना है, 90 या 90 से। तो आपको बताइए जरा ये क्या लग रहा है, अरे बेटा ये तो खूब आपको रटा हुआ होगा भाई, वैल्यू याद करिए तो रटा ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन में 5 वैल्यू याद करी, 0, 30 और 45, 60 और 90, यानी कि 45 से 2 पहले याद करिए 2 बाद में। 45 की तो बदलती ना है, साइन कॉस में 45 का मान कैसे होता है बराबर। अरे तो यही तो आंसर मांग रहा, क्या कह रहा है वो, यदि साइन बराबर कॉस तो वो कह रहा है ये जो थीटा है वो 0 से बड़ा और 90 है, तो थीटा का मान ज्ञात करो। लो जी, बगैर करे कुछ इसका आंसर आ गया 45। 45 एक ऐसा कोण है जिस पर साइन और कॉस के मान दोनों बराबर होते हैं, इसलिए अब आपको और भी याद रखने हैं बेटा। क्या आ गया, और भी मान याद रखने हैं। कैसे भाई, मान लो देखो थोड़ा सा अंतर है, देखो यहाँ पे एक ही कोण है ऐसा जिस पर साइन और कॉस के मान इस रेंज में, बेटा और भी है आगे, अगर रेंज बढ़ाओगे, ये 0 से 90 की बात चल रही है, 90 से ऊपर आओगे तो भी कोण समान है, लेकिन हमें जिक्र ही ना करनी, कहां करनी है 90 तक करनी है, ठीक है। चलो आ गया होगा, वो कह रहा था देखना बेटा बिल्कुल सरल सवाल है यार, छोटी क्लास का समझो। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल करो। तो पहले 144 के आपके अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। आप लोग उम्मीद कर लेते होगे, और आप पे नहीं आते हैं तो बेटा गुणनखंड करने आने चाहिए। देखो कैसे करेंगे ये देख लो पहले, है ना। देखो 144 की उम्मीद है आप सब लोग बड़ी जल्दी बना लोगे, फिर भी मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं भाई जब पेपर करा रहे हैं तो आपका एक भी एक क्वेश्चन आना चाहिए। देखो बेटा ये रहा 144, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि भाई अभाज्य संख्याओं से ही काटनी है। अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2, अरे मुझे भी भुलवाने के चक्कर में अपने चक्कर में
देखो कोई बात ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से काटेंगे इसको। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी, फिर 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटो कितना, अरे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो कितना आ गया बेटा, 2 से 9 बार, है ना। फिर काटोगे कितने बार, अरे कितने बार बताओ बेटा, अरे 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से तो कटेगा ना, ये तो विषम संख्या आ गई, तो 3 और यहां भी 3। देखो बेटा 144 को आप घातों में लगा लो, अभाज्य गुणनखंड इसकी 2 की घात कितनी आई, अरे क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 यही तो आया। वो कह रहे हैं इनको घातों में लगाओ बेटा। इसको आप क्या लिख सकते हो, अरे 2 की पावर 4 लिख सकें, इसको आप क्या लिख सको, अरे 3 की पावर 2। तो वो ये अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग मांग रहे थे, आपसे अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछ रहे थे। इन घातों का योग बताओ बेटा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 4 और 2 6 अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। आंसर क्या आया, अरे ये है, लो बेटा 6 आया आंसर, समझ रहे हो ना, क्या हो गया 6। देखो बेटा बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया सवाल, एक आंखों आंखों में होने वाला सवाल, यानी कि केवल देख के आप जरा से पहचान सकते हो। पर मैं इसका रूल्स बता दूं बेटा, क्या होता है, किस बिंदु जानते ही हो आप, बिंदु क्या है, बिंदु देखो इधर, बिंदु देखेंगे बेटा, ये है बिंदु, ये बिंदु है एक्स और वाई। ठीक है, ये इस बिंदु को बोलते हैं बेटा, पहले बिंदु के पहले मान को बोलते हैं भुज और दूसरे मान को बोलते हैं कोटि। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है बिंदु द्वारा और ये वाई अक्ष पर चली गई दूरी। अब देखो बेटा इसमें 2 सवाल बनते हैं, बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, जिस अक्ष से भी कहे वो उसको खत्म कर दो, ये रहा बराबर भाई। और अगर इसी बिंदु की कह देता, बिंदु की क्या कह दे, बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी मांग रहा है ना, तो बेटा पहला मान। ठीक है, अरे बिल्कुल सिंपल है यार, कौन सी एक्स से मांग रहा है, पहला मान एक्स का होता, दूसरा वाई का। ये ध्यान रखना, जो बिंदु प्रदर्शित करता है वो पहला मान एक्स अक्ष पर चला गया और दूसरा मान कहां, वाई अक्ष पर। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिंदु में पहला मान एक्स अक्ष पर चला गया है, दूसरा वाई अक्ष पर है, यानी कि पहला एक्स अक्ष पर कितना चला है ये बताता है, और दूसरा मान ये, बिंदु में 2 मान होते हैं एक्स कॉमा वाई, समझ गए ना। हाँ देखो, और पहले मान को भुज और दूसरे मान को कोटि बोलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, अब हमें बिंदु की दूरियां निकालनी है ना अक्ष से, तो एक्स अक्ष से दूरी निकाल रहे हो तो वाई वाला मान, और वाई अक्ष से दूरी कर रहे हो तो एक्स वाला। समझ गए, ये मैंने लिख दिया है, ये बिंदु है एक्स कॉमा वाई, ये कोई बिंदु है, अगर इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो ये वाला आंसर है। ठीक, और अगर वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो ये वाला आंसर है। बस इतना ही तो देखना था यार भाई। इधर देखो क्या है, वो कह रही है बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी। अरे वाई को खत्म करो, इसको खत्म करो, ये रहा आंसर, और आंसर क्या आ जाता ए। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाता, -3। समझ गए होगे कैसे आया। चलो बेटा आगे देखेंगे, जल्दी देखो, थोड़ा एक सवाल थोड़ा सा ये बड़ा आ रहा है, और चलो अब देखेंगे बेटा ये वाला सवाल। ठीक है, ये वाला सवाल, हालांकि देखो अब जो आने वाले टाइम में है, ये जो सवाल जो है आपका जो है भाई कोर्स से निकल गया। ठीक है, फिर भी मैं बता दूं, देखो बेटा ये आपस में पूरक होते हैं। कौन कौन से बेटा, साइन कोस का पूरक होता है, टेन कोट का पूरक होता है, और सेक और कोसेक का पूरक होता है। ठीक है ना। अच्छा, पूरक कौन कौन से होते हैं, ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो पूरक कोण कहलाते हैं, और ऐसे कोण जिनका योग 180 होता है समपूरक कहलाते हैं। ठीक, अगर पूरक कोण आपस में बटे में, देखो जैसे ये है, यहां इसके कितने सवाल, जैसे मान लो साइन 15 बटे कॉस 75, कॉस 75, यह साइन 20 बटे कॉस 70, यह साइन 10 बटे कॉस 80, या साइन 5 अंश कॉस 85। ठीक है, और देखेंगे टेन 15
बटे कोट 75 या tan 10 अपॉन कोट cos 80 या tan बेटा 50 और बटे कोट 40 और भी कर लो बेटा, बहुत से हैं, ऐसा समझो tan 60 बटे कोट tan 30 बटे cos 60। सही। ऐसे ये सेक में अगर sec 15 अपॉन कोसेक 75 और sec 10 बटे कोसेक क्या है 80। देखो ये पूरक है, ये इसका पूरक ये है, इसका पूरक ये पूरक। अगर पूरक कोण इन दोनों का योग कितना बैठ रहा है 90 और आपस में पूरक है तो उनका मान 1 होता है। इसका मान 1, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बेटा एक तरीका है इसमें। ठीक है, ये नीचे वाला ऐसे ही रहने दो cos 75। आप इसको क्या लिख सकते हो sin 90 माइनस के कितना लिख सकते हो 75। और बेटा ये जो 90 अंश होता है ना, ये बताता है त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अपने पूरक में। पूरक कौन है? साइन का cos, कोण में आएगा 75, इससे ये कैंसिल, तो मान क्या आ जाता है 1 आ जाता है। इस तरीके से ये पूरक नियम था। पूरक नियम के अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे में बदल जाते थे। उस नियम के आधार इन सब का मान 1 सेकंड में ही लगा सकते हो आप। आंसर कितना आया 1, अर्थात इसका आंसर क्या आया 1। चूंकि अब की बार ये तुम्हारे कोर्स में ना है तो इसलिए इतनी टेंशन मत लो, ठीक है ना। क्योंकि बेटा अब जो है थोड़ा सा जो कोर्स से निकल गया बेटा, वैसे तो गणित में जितना पढ़ लोगे उतना फायदा है, पर यार आप लोगों को ये तो मैं परीक्षा की दृष्टि से करा रहा ना, तो इसमें आपको वही करना है जो आपके मतलब का है। ठीक, चलो खैर कोई बात ना। इधर देखेंगे, थोड़ा और देखोगे बेटा। इधर देखो, यहां देखेंगे। देखो बेटा क्या है, सही है, तो इसका आंसर कितना आया आपका 1 आ गया। ठीक, अब देखो बेटा ये सवाल थोड़ा सा बड़ा आ गया, सही है भाई, 1 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा कठिन है ये वाला। हालांकि बेटा देखो यहाँ 50 है, ठीक है, लेकिन आपको तो सब छोटे और बड़े, इसीलिए तो छोटे छोटे सवालों में टाइम ना खराब करते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल जब आता है तो टाइम ले लेता है। इसको आप उसी मेथड से करोगे। कौन से वाले से? देखो भाई समांतर माध्य से ही कराऊंगा मैं। समांतर माध्य का मतलब है इसको मैं इसमें और कौन सी विधि लगाऊंगा? इसमें विधि लगाऊंगा लघु विधि। लघु विधि में कैलकुलेशन ना करनी पड़ती है। 6 कॉलम बना लो, 1 2 और 3 4 और बेटा 5, ये कॉलम आ गए, सही है ना। यहाँ पे कितना स्पीड ये निकालनी है, यहाँ वर्गांतराल लिखना है, वर्गांतराल, सही है। और यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता, और यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ क्या निकालोगे मध्यमान, मध्यमान, ठीक। और यहाँ क्या निकालोगे विचलन, क्या लिखोगे विचलन। और यहाँ क्या लिखाओगे बेटा DI, सॉरी UI, UI, और यहाँ करेंगे F गुणा UI। चलो खैर मध्यमान X है, ये DI है, और ये क्या है बेटा UI, DI अपॉन H होता है ना। चलो ना देख रहे कोई बात ना, इधर देख लेंगे। अब मैं यहाँ देख लो कितना है बेटा, 0 से 10, 10 से 20, और 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से कितना बेटा 50, ठीक है। चलो इसका वो लिखो, संख्या लिख दो। संख्या कितनी है बारंबारता, 5 6 और 5 और 3 और 1, ठीक है। मध्यमान बनाओ, इन दोनों का योग कितना हो गया 10। अरे मध्यमान कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 10 है, इन दोनों को जोड़ोगे 10 आएगा, आधा करोगे तो यहाँ आएगा 5। अब अंतर नीचे को कितने का है, 10 का है, तो ये 15, ये 25, ये कितना हो गया, अरे अंतर कितने का, 10 का ही तो है बेटा, तो अंतर। अच्छा इसको कोई जरूरी ना है, हम तो ऐसे ही कर देंगे, क्या विचलन से कर दो यार, क्यों इतने लफड़े में पड़ रहे हो, सॉरी इससे किससे कर दो बेटा, ऐसे ही प्रत्यक्ष विधि से ही कर दो, क्यों परेशान हो। ये x हो गया, ये f हो गया, f गुणा x कर लो, ठीक है। अब देखो क्या आया बेटा, यहाँ पे आया, अरे बेटा अंतर कितने का है, अरे ये अंतर सतत आंकड़ा है, ये कैसा आंकड़ा है, अरे 10 का अंतर है, तो यहाँ पे 1 निकालो, दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, हो गए 5, 10 10 जोड़ो जो जल्दी से,
यहाँ पे कितना आया बेटा, ये आया यहाँ 35 और ये कितना हो जाएगा 45। गुणा कर लो, यहाँ सिग्मा एफ निकालेंगे, गुणा करो 5 25 और 15 छक्का 90, सही, 25 पंजे 125 और यहाँ जो 35 दिया, अरे 35 दिया 105 और 45 से कम 45। जोड़ लो बेटा सिग्मा एफ गुणा एक्स, यहाँ जोड़ोगे 5 और 6 11 और 16 और 4 कितना हो रहा है 20 और यहाँ करोगे, यहाँ कितना आएगा बेटा, देखिए 5 5 15 का 20 का सिफर, हाथ से लगे 2 यहाँ डालोगे 4 9 13 और 2 13 2 15 और 4 19 के 9 और हाथ से लगा कितना 1 तो 300 ये आ गया। तो क्या निकालोगे, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ गुणा एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। एक्स बार ऐसे ही बेटा, ये 39 बटे कितना आ जाता 20, 0 से 0 कैंसिल, एक्स बार बराबर कितना हो गया 18.5, 19.5 कितना आया 19.5। अरे भाग दे लेना बेटा, कुछ भी ना करना है, तो इसलिए आपका ये आ गया आंसर 19.5। ये सवाल थोड़ा 1 मिनट लेने वाला था आपका, और सवाल जो है ये और टाइम ना लेने वाले थे, लेकिन ये वाला जो सवाल है आपका थोड़ा और सवालों की अपेक्षा टाइम लेता और कठिन ना, ठीक है। हालांकि सवाल कठिन नहीं है भाई, देखो सब तरीके के सवाल आते हैं बेटा, बहुत कठिन भी आएगा एक आध सवाल और ऐसे हैं जो बहुत सरल भी आए, देखो ठीक है ना। तो इसमें तो इसी का नाम होता है बेटा मॉडरेट पेपर। इधर देखेंगे, यहाँ आ गया आपका। अब ये देखो बेटा, आप ये इसमें बहुत कठिन ना करना, ये देखो क्या करते हैं हम, तो सिंपल ये कर देते हैं, आप त्रिभुज बना लो यार, अपनी तरफ से एक समकोण त्रिभुज बना लो। और ये क्या है, कोट है, कोट का मान दे रखा है, क्या होता है कोट, क्या दे रखा है बेटा कोट, कोट थीटा का मान कितना दे रखा है, ये गुणा की चीज बटे में डालोगे तो 4/3 हो जाएगा। अब देखो लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का है ना, ये क्या है आधार बटे कण। अब आधार इसको मानो, सॉरी आधार बटे लंब इतना, अरे यहां साइन कॉस टेन कोट सेक और कोसेक, यही तो होता है लाल बटे कक्का। ये इसका मान दे रखा है, यानी कि आधार बटे लंब। आधार कितना है 4, लंब कितना है बेटा 3, ठीक। अब 3 4, अरे पाइथागोरस में से ये कितने आएगा 5 आएगा ना, आएगा। किसकी वैल्यू मांग रहा है कोसेक की, अरे कोसेक कितना होता है बेटा, कोसेक यही तो है कण बटे लंब, कण बटे लंब यानी कि 5/3। क्या आंसर आ गया इसका 5/3। तो ये लाल बटे के कक्का का प्रयोग करना था। देखो बेटा ये सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल है, ध्यान रखना आपका, जो दरअसल में क्या होता है, ये किसका सवाल है बेटा, ये गोले का है। किसका है, ये गोले का। ये ऐसे ही निकाल देते बहुत जल्दी से, ठीक है ना। चलो लाल बटे कक्का से अब आ जाओ बेटा, ये वाला कौन सा सवाल, 14वां सवाल। ये ध्यान रखना भाई, गोले के लिए ये लाइनें याद रखो, गोले के लिए B1/B2 बराबर R1 का क्यूब अपॉन, ये इसको पूरे को याद रखो, R1/R2 इसका होल क्यूब। क्या है ये, जब दो गोलों की बात चले तो उनके क्या है आयतनों का अनुपात, या उनके आयतनों और त्रिज्या में ये संबंध होता है। दूसरा संबंध क्या होता है, पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इधर होता है R1/R2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये संबंध होता है गोले के लिए। ये सवाल ना चुटकी बजाय के कर देते थे आप, देखो फिर भी देखते हैं होगा ना। देखो क्या करता है, ये पहले का आयतन, ये दूसरे का आयतन, ये पहले की त्रिज्या, ये दूसरे की, यानी कि इधर तो आयतनों का अनुपात है और इधर त्रिज्याओं का अनुपात है, ठीक। तो क्या करता है, या तो वो आयतनों का अनुपात देगा तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है, ये त्रिज्याओं का अनुपात देगा तो आप क्या करोगे बेटा, आयतनों का पूछेगा, या फिर थोड़ा बदल देगा। देखो यहां से एक चीज का अनुपात देगा, एक आपको मिल जाएगी। जब ये वाली चीज दे दे सपोज करो, तो ये मिल गई ना, मिल गई R1/R2। जब इसमें रख दोगे तो आप इनका अनुपात निकाल सको, वही का प्रयोग करा है। देखो दो गोलों के आयतनों का अनुपात इधर दे दिया बेटा, कौन सा 27/64 ऐसे लगा, ठीक।
तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अरे क्षेत्रफलों का अनुपात तो जब ही निकाल लोगे जब त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर R1 बटे R2 इसका होल क्यू था, ये घन हटा और घनमूल आ गया। क्या आ गया, घनमूल बटे 64। ठीक है, यानी कि R1 बटे R2 निकल लिया है। अब आप जानते हो घनमूल जानते हो, 27 का घनमूल आता है बेटा 3। इसका मतलब क्या होता है, अंदर जो भी 3 बार लिखी होगी वो चीज आ जाएगी। तो 27 को लिख सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 आ गया। नीचे से 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी कि 4 आ गया। तो इसका कितना आ गया बेटा, अरे 3 बटे 4 आया। अब वो कह रहे हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि यहां रख दो 3 बटे 4। जैसे 3 बटे 4 करोगे तो कितना आया, अरे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो कितना आया, 9 बटे 16 यानी कि 9 अनुपात 16। तो आंसर कितना आ जाता बेटा, ये आता मेरे भाई। सही है, कितना आता, यही तो आता। चलो बेटा आ गई होगी आप लोगों को समझ। देखो ये सवाल भी बेटा बेस पे याद आ रहता है बिल्कुल। आप लोगों को पता होना चाहिए माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध होता है। माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है, देखो बेटा बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, ये वाला संबंध होता है। अब इसमें क्या होता है, 2 चीज दे दोगे तीसरी चीज निकाल दूंगा। अब देखो वो कह रहे हैं कुछ प्रेक्षणों का बहुलक और माध्य, ये रहा बेटा बहुलक और ये रहा माध्य। तो क्या पूछ रहा है, माध्य का पूछ रहा है। चलो खैर रख दो। बहुलक कितना है, पहले बहुलक का ये 45 दे रखा, ठीक, और 3 गुणा आपसे माध्यक निकलवा रहा है, ऐसे ही रहने दो, माइनस 2 गुणा, और ये क्या है, ये बेटा माध्य कितना दे रखा 27, कितना दे रखा 27, ये 45 ऐसे 3 गुणा माध्यक ऐसे ही चलाना था बेटा। और ये कितना 27 दूनी कितना होते हैं 54, इसको इधर ले आओ तो 45 और प्लस के 54 बराबर 3 गुणा माध्यक, माध्यक ऐसे ही तो करते हैं बेटा। ये कितना हो रहा है, अरे 99 हो रहा है भाई, 3 गुणा माध्यक, ठीक है, माध्यक 3 इधर ले जाओ तो 99 बटे 3 और ये हो गया माध्यक, ठीक है ना। इसने इसको चटका दिया कितने बार 33 बार, कितना, अरे 3 तिया 9 और 3 तिया 9 बेटा। इसका मतलब है माध्यक कितना आ जाता, अरे भाई 33 आता। क्या आता, 33। सही है ना, 3 से 99 को काटोगे 33 तो आएगा, यानी कि 9 जो 99 को 3 से विभाजित करोगे आप तो कितना आएगा 33। समझ रहे हो ना भाई। देखो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना। अच्छा ये फॉर्मूला ही आ जाता है कभी कभार, बहुलक माध्यक और माध्य में संबंध। तो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, समझ रहे हो। चलो बेटा कि और इससे भाई आपके भी सवाल बन सकता है, या ये पता है इधर उधर कर लेते हैं। आप जानते हो पदों को इधर उधर करने से क्या हो जाते हैं, बराबर से इधर उधर करने पर बदल जाएंगे। तो कभी कभी चेंज करके पूछ लेता है, फॉर्मूला ही पूछ लेता है। फॉर्मूला आपको ये जरूर याद रखना। देखो बेटा बस बहुत कम देर की वीडियो और रह गई, वीडियो तक को लास्ट तक देखोगे बेटा। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान दो, आप लोगों के फ्यूचर की बात है। अर्थात आप लोगों को ये जो कहीं ना कहीं ये पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को जो है सपोर्ट करेगा, आपकी मदद करेगा। सही है, चलो बेटा इसका आ गया 33। अब आ जाओ बेटा, देखो वो क्या कह रहे हैं, इसके मूल होंगे। अब देखो बेटा, देखो ये तो बच्चों पर डिपेंड करता है भाई किसका कौन कितना होशियार है। देखो ये होल स्क्वायर है, क्या है ये, a माइनस वी का होल स्क्वायर। वरना आप लोग कैसे मूल ज्ञात करेंगे, मूल का मतलब इसको हल कर लो। अरे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 0। एक एकन एक में ऐसा पहाड़ा पढ़ोगे जोड़ के 2 आ जाए तो एक एकन एक ही आएगा। अरे एक में पहाड़ा पढ़ोगे तो एक एकन एक, इसको जोड़ के 1 प्लस के 1 बराबर 2। सवाल से 2 हटा दो, बस क्या हटा दो 2। जब मैं यहां से लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 1 प्लस के 1 बाहर x प्लस के 1 बराबर 0 और ब्रैकेट खोलो माइनस इतने एकम इतने फिर इतने एकम इतने माइनस x प्लस के 1 बराबर 0। इससे कॉमन इससे आ रहा है x कॉमन, x माइनस का 1। तुरंत जोड़ों के बीच जो माइनस का चिन्ह वो लगा दो, कुछ कॉमन नहीं है 1 लगाओ, x माइनस के 1। ऐसा करने से अंदर के चिन्ह बदल गए, बराबर 0 x माइनस का 1 और x माइनस का 1, अर्थात ये 0 या
और यहाँ दो मान निकालने, x माइनस वन बराबर 0, x बराबर इसको उधर लाओगे 1 और x बराबर इसको भी उधर ले जाओगे 1, तो कुल मिला के कितने आ जाते? अरे मूल हमारे कितने? 2 घात है, दो मूल मिलेंगे 1, 1। तो आंसर क्या आ जाता भाई? इसका आंसर आ जाता ये मेरे भाई कौन सा? 1, 1। या देखो भाई, ये कोई बच्चा बहुत होशियार है तो वो होशियार वाला कि ये सोच लेगा कि ये होल स्क्वायर रखा है। क्या है ये? होल स्क्वायर। देखो बेटा, ये किस चीज का होल स्क्वायर रख रहा है? अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। मैं तुम्हें दिखा दूं कैसे है। देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और x गुणा 1 लिख लें और प्लस का 1 का स्क्वायर बराबर 0। अरे तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, माइनस 2ab है, तो ये किसका बन गया? a माइनस का बन गया बेटा। a का मतलब है x माइनस b का मतलब है 1, इसका होल स्क्वायर बराबर 0। x माइनस 1 और x माइनस 1, ये शून्य है, ये शून्य। आंसर कितना आया? 1 बना गया। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा? आगे आओ, चलो सवाल पे। सवाल आगे देखेंगे बेटा। कौन सा सवाल रह गया? वो कह रहे हैं बेटा ये भी सवाल आता है यार, ये निश्चित आएगा। ऐसा एक सवाल तुम्हें इस बार भी मिलेगा। तुम्हें ऐसा मत समझना कि ये पुराने साल का ही है। ऐसा सवाल निश्चित मिलेगा। क्या कह रहा है वो? यदि इतने इतने का समांतर माध्य कितना है? 18 है। तो हम एक ही बात जानते हैं, जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तो माध्य बराबर जो सूत्र होता है, कौन सा? माध्य बराबर जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे योगफल और बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या लगा दो बेटा। क्या क्या है सवाल में? अरे समान माध्य कितना दे रखा? माध्य दे रखा उन्होंने बेटा कौन सा? 18। तो यहां तो लगाते 18। ठीक, अब पद देख लो बेटा। पद कौन से हैं? अरे 1 2 3 4 5 ही तो पद है। नीचे 5 लगाते, कितने लिखते? 5। और ऊपर इन सब का योग कर लो। योग करो बेटा, कितना है? अरे 7 प्लस के 13 प्लस के 20। ठीक है, 20 आते, प्लस के 17 प्लस के 17 और प्लस के कितने होते हैं? 3x। अब 18 ऐसे ही बेटा, यहाँ 5 ऐसे ही। इन सब को जोड़ लो। देखो ये कितने हो रहा है बेटा बताइयो? 20 और 20 40 और 17 कितने हो रहे हैं? 57। तो 57 प्लस के 3x आता ना? आता। बटा 1 कर लो बेटा। 57 प्लस के कितना? 3x बराबर 18 पंजे होते हैं 90। इसको क्या है? अब x का मान निकालोगे तो ये ऐसे ही रखोगे। 90 माइनस ये आ गया 57, कुल मिलाकर 3x। ये कितने बच रहे हैं बेटा बताइयो? अरे कितना बच रहा है? ये कितना बचा? अरे 57 घटाए तो यहां कितना बचा बेटा? कितना कितना बचा बेटा? एक सेकंड बताओ भाई, कितना बचा? अरे बेटा 33 बचा। कितना बचा? x बराबर 33 बटे 3 करोगे, 3 से घट गया, x बराबर 11। इस तरीके से आंसर कितना आ जाता? 11। ठीक है, ये सवाल तो निश्चित आएगा। ध्यान रखना, माध्य का पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये तो आने वाला ही सवाल होता है। ठीक, आजा बेटा 18वां सवाल। 18वां सवाल क्या है? 3/x और माइनस के 2x और बराबर 2/x। ठीक, देखो इसको चाहो तो दो घात समीकरण बनाओ, ना चाहो तो ऐसे ही रहने दो। कैसे करेंगे? देखो बेटा, ये वाला पद और ये वाला पद सेम है, इनको एक तरफ कर लो, इसको एक तरफ रखो। तो 3x माइनस के 2x 2/x, उधर को लेगा इस पद को तो उधर हो जाएगा 2x। बेटा ये एलसीएम समान है, 3 में से 2 के कितना बचा? 1/x ही तो आया और उधर था 2x। बटा 1 करके तिरछी गुणा 2x स्क्वायर बराबर 1 या x स्क्वायर बराबर 1/2। वर्ग हटाओ, इधर से वर्गमूल लगाओ, 1/2। x बराबर प्लस माइनस 1, तो ऐसे ही 1 तो निकल आएगा √2। तो आंसर आ जाता कितना? 1/√2। तो इस तरीके से आंसर हो जाता है ये। अच्छा सवाल बेटा, फिर से अच्छा सवाल आ गया 19वां। सिंपल सवाल है, देखेंगे क्या सवाल है। ठीक है, जल्दी कर रहे हैं बेटा। अब तो ऐसा सोचो 3 मिनट कहां लगेंगे, अब तो 2 मिनट लगेंगे। चलो बेटा, और चाहो तो मैं 1 मिनट में करा दूं, चाहोगे तो सेकंडों में करा दूंगा, पर देखो मुझे समझाना है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी दो समरूप की बात आए, दो समरूप त्रिभुज,
क्या बेटा, दो समरूप। चलो इधर का दो समरूप त्रिभुज की बात है तो पता है उनके क्षेत्रफलों और भुजाओं में कितना क्या होता है, उनका क्या होता है बेटा, उनकी पहले का क्षेत्रफल डेल्टा 1, दूसरे का डेल्टा 2, और यहां क्या होता है, यहां पर स्क्वायर, संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का वर्ग, ये होता है सूत्र। यानी कि अगर कोई त्रिभुज मान लो ऐसे कह दे, ये त्रिभुज है, चलो ए और बी और सी, और ये क्या है, पी क्यू आर, सही है। ये कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है, तो पता है क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजा, यानी कि ऐसे ले लो, ए बी अपॉन पी क्यू इसका होल स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर इसका होल स्क्वायर, ठीक, और क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर इसका होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है बेटा किसी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के का अनुपात का वर्ग उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अरे वर्ग कर दो यार, यही 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, और 7 का हो गया 49, आंसर आ गया बेटा, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा आगे 20वां सवाल। ये सवाल भी बड़ा सिंपल सवाल, बिल्कुल कठिन सवाल ना यार। क्या है सवाल, देखो क्या, ये ध्यान रखना इस पर फिर से आ सके सवाल। क्षेत्रफलों का अनुपात देगा तो संगत भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हो, इसका वर्ग कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है। ऐसे ही इधर से वर्ग हटाओगे, वर्गमूल ले लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात भी मिल जाएगा। चलो खैर कोई बात। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है, अरे क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, और उसका परिमाप क्या होता है वृत्त का, 2 पाई आर। ये आपस में बराबर कह रहे थे, अरे पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, आर बराबर कितना आ गया, 2। आंसर क्या आया बेटा, 2 मात्रक आएगा। कितना आएगा, ये रखा है, ये समझ में आई ना। चलो बेटा उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ चीजें जो है आप गौर रखना, ठीक है ना। फिर मिलते हैं इसके अधूरे चैप्टर के साथ, अर्थात अधूरा जो कराया है इससे अगली वीडियो में पूरा कराऊंगा, और उसमें जितनी भी उसके लास्ट में जितना मुझे अपनी तरफ से बताना होगा बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।